हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी इम्पोर्टेंट धाराएँ। अगर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं, उससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो इस साल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट धाराएँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धारा नंबर 1, संहिता का नाम यानी शॉर्ट टाइटल। इस धारा में शॉर्ट टाइटल दिया गया है कि इस कानून का नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में है। इसमें कहा गया है कि यह एक आपराधिक क्रिया का कानून है। फॉर एग्जांपल, गिरफ्तारी, जांच, एफआईआर सभी इसी कानून से चलते हैं। तो इसमें धारा 1 में इसका शॉर्ट टाइटल दे दिया गया है कि इसमें किससे रिलेटेड क्या है। ठीक है। धारा नंबर 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, यानी सेक्शन 2 में डेफिनीशंस हैं। हिंदी में समझें तो जैसे संज्ञेय अपराध, जमानत, जांच आदि की परिभाषाएं इसमें दी गई है। आसान भाषा में समझें तो कानून में इस्तेमाल शब्दों का मतलब इसमें बताया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गंभीर अपराध हो जाते हैं तो उनको कॉन्जिनियबल ऑफेंस के अंदर इसमें गंभीर अपराध को बताया गया है कि शब्दों का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो धारा नंबर 2 में डेफिनीशन परिभाषाएं दी गई हैं। धारा नंबर 4 जो है आईपीसी से संबंधित है। इसमें ट्रायल ऑफ ऑफरेंस अंडर आईपीसी है। हिंदी में बात करें तो आईपीसी के अपराधों की प्रक्रिया सीआरपीएस से होगी, यानी जो भी अपराध आईपीसी के तहत किया है उसकी जो प्रक्रिया होगी वो सीआरपीएस के तहत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आईपीसी 379 चोरी से संबंधित है तो इसकी प्रक्रिया जो है कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उससे संबंधित सीआरपीसी के तहत वो चलेगी। ठीक है। धारा नंबर 6 हमें बताती है कि आपराधिक न्यायालय यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। इसमें हमें क्रिमिनल कोड के प्रकार बताए जाते हैं कि किस किस प्रकार के क्रिमिनल कोड होते हैं। आसान भाषा में समझें तो कौन कौन सी अदालतें होती हैं। इसमें एग्जांपल है कि जैसे सेक्शन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सभी कोर्ट्स के बारे में जहाँ पर आपको विस्तार से पता चले वह धारा नंबर 6 में उसको बताया गया है, आपराधिक न्यायालय यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। अगली धारा है धारा नंबर 9, सत्र न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें करें कि कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना के बारे में किया गया है। जैसे हत्या जैसे बड़े मामले के केस यहीं पे चलते हैं। अगर किसी की हत्या वगैरह कर देते हैं तो उसके जो बड़े मामले हैं वो सेशन कोर्ट की स्थापना यानी कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय में चलते हैं। धारा नंबर 26, कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा। 26 सेशन में बताया गया कि कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। इसमें साधारण भाषा में इसे समझें तो कौन सा अपराध किस कोर्ट में चलेगा, यह बात धारा नंबर 26 के अंदर बताई गई है। धारा नंबर 28, सजा की सख्ती। सेशन 28, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। आसान भाषा में समझें तो इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की कितनी सज़ा दे सकता है, मतलब किसको कितनी सज़ा मजिस्ट्रेट दे सकता है, यह उसमें बताया गया कि उसकी सख्ती कितनी। जैसे जेएमएफसी की सीमित सज़ा है तो ये सज़ा मजिस्ट्रेट किसको देगा, ये सारी डिसाइड किस में होती हैं, सेक्शन 28 में। धारा नंबर 29, मजिस्ट्रेट की सीमाएं यानी सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट मे कैन पास, यानी मजिस्ट्रेट कितने सालों के लिए किसी को सजा दे सकता है, इसके बारे में धारा नंबर 29 में बताया गया है। धारा नंबर 30, अतिरिक्त सजा यानी सेशन 30 में सेंटेंस ऑफ इम्प्रोशनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। आम भाषा में समझें तो जुर्माना ना देने पर कितने महीने की जेल हो सकती है। जैसा मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, अगर आपके ऊपर 40 रुपये का जुर्माना लगा है, अगर आप 40 रुपये का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2 महीने की सज़ा होगी। 50 रुपये के भुगतान पर आपको कम से कम 3 महीने की सज़ा होगी और इससे ज़्यादा के होने पे 6 महीने की सज़ा हो सकती है। तो ये इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना, या तो मैं वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो आप इनको एक बार देख लेना ज़रूर से। तो धारा 30 में यही बताया गया है कि जुर्माना ना देने पर कितने सालों की सज़ा आपको दी जाएगी। धारा 36 में वरिष्ठ अधिकारी की सख्ती। सेशन 36 में पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स। हिंदी में बात करें तो सीनियर पुलिस के पास भी वही अधिकार है जो अन्य लोगों के पास या पुलिसकर्मियों के पास अधिकार है। तो इसमें वरिष्ठ की सख्तियों के बारे में बताया गया है कि पावर ऑफ सुपीरियर ऑफरेंस कि किसके पास कितनी पावर है उसमें। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें 36 में बात की गई है। धारा नंबर 37 में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। सेक्शन 37, पब्लिक वेन टू असिस्ट पुलिस यानी पब्लिक का पुलिस की मदद करना एक कर्तव्य है, वह उसके बारे में धारा नंबर 37 में बताया गया है, जैसे जिससे अपराध को रोकने में मदद मिल सके। धारा नंबर 39,
अपराध की सूची यानी सेक्शन 39 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन, गंभीर अपराध की सूचना देना ज़रूरी, यानी कोई भी गंभीर अपराध होता है तो उसकी सूचना देना ज़रूरी है। यह धारा नंबर 39 में डिस्क्राइब किया गया है, यानी 39। धारा नंबर 40 में गांव की आधिकारिक की सूचना, यानी सेक्शन 40 में ड्यूटी ऑफ विलेज ऑफिसर्स, इसके बारे में जानकारी धारा नंबर 40 में दी गई है। धारा नंबर 41, इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हैं, बिना वारंट गिरफ्तारी, यानी सेक्शन 41 में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। फॉर एग्जांपल, चोरी करते पकड़ा गया व्यक्ति, उसको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो इससे रिलेटेड किन किन मामलों में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो आर्टिकल नंबर 41 में, धारा नंबर 41 में बताया गया है। धारा नंबर 41A में नोटिस देकर बुलाना। 41 में था कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी करना, लेकिन 41A में नोटिस देकर बुलाना। सेक्शन 41A नोटिस फॉर अपीयरेंस, आसान भाषा में समझें तो छोटे केस में नोटिस दिया जाता है, और छोटी मारपीट या वगैरह ये भी इसमें छोटी मारपीट होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको एक नोटिस दिया जाता है, उससे आपको बुलाया जाता है। तो ये धारा नंबर 41A में है। धारा नंबर 41B में गिरफ्तारी की प्रक्रिया, यानी सेक्शन 41B में प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें गिरफ्तारी का सही तरीका वर्णित किया गया है कि किस सज़ा के लिए आपको किस तरीके से गिरफ्तारी या कितनी सज़ा का वो होगा। ठीक है। धारा नंबर 41C में गिरफ्तारी की सूचना, यानी कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन देना। इसमें 41C में इस बात का वर्णित किया गया है, बताया गया है कि धारा 41C में गिरफ्तार की सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचाना। ठीक है। धारा नंबर 41D में वकील से मिलना। सेक्शन 40D राइट टू मीट एडवोकेट, आरोपियों वकील से मिल सकते हैं, उनसे सलाह कर सकते हैं कि उससे उस प्रक्रिया से उसको कैसे बाहर निकलना है या उसका क्या प्रोसीजर है। इसके बारे में 41D में बताया गया है कि आप अपने वकीलों से मिल सकते हैं। धारा नंबर 42 नाम पता ना बताने पर गिरफ्तारी। सेक्शन 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल, यानी नाम पता ना होने पर भी गिरफ्तारी होने के बारे में धारा नंबर 42 में बताया गया है। धारा नंबर 43 आम व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, चोरी करते पकड़कर पुलिस को देना, यह धारा नंबर 43 के अंदर आता है। धारा नंबर 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, अगर मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की जाती है तो वो सेक्शन नंबर 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता है। धारा नंबर 46 गिरफ्तारी कैसे होगी, सेक्शन 46 हाउ टू अरेस्ट इज मेड, इसके बारे में निर्धारित किया जाता है धारा नंबर 46 में। धारा नंबर 47 में घर में घुसकर गिरफ्तारी, यानी सर्च ऑफ पीपल, सेक्शन 47 के तहत की जाती है। तो अगर धारा नंबर 47 से संबंधित घर में घुसकर गिरफ्तारी की जाती है तो इससे रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किन मामलों में घर में घुसकर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। धारा नंबर 48 गिरफ्तारी की सीमा, यानी सेक्शन नंबर 48 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स, इसके बारे में बताया गया है धारा नंबर 48 में कि गिरफ्तारी की क्या सीमाएं रहेंगी। धारा नंबर 49 अनावश्यक बल नहीं, यानी सेक्शन नंबर 49 में नो अननेसेसरी रेस्ट्रेन, इसके बारे में बताया गया है कि अनावश्यक बल नहीं, मतलब उसमें प्रोसीजर है, तो इसके बारे में आपको आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है। धारा नंबर 50 गिरफ्तारी का कारण बताना, यानी अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा, बताया जाएगा। सेक्शन 50 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया है तो उसमें बताना पड़ेगा कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है। बिना किसी वजह के अरेस्ट करना ये भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अगला है धारा नंबर 57 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने, यानी 57 के थर्ड पर्सन अरेस्टेड नॉट बी इन डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। हिंदी में बात करें तो 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकते। इजी आसान भाषा में समझे, एक दिन के अंदर कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आज शाम को गिरफ्तार किया तो कल शाम तक उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो इस बारे में धारा नंबर 57 में बताया गया है। धारा नंबर 154 में बताया गया है कि इंफॉर्मेशंस इन रिकॉग्नाइजेबल केस, यानी संजय अपराध की एफआईआर दर्ज करना। गंभीर अपराध संजय, यानी गंभीर अपराध की एफआईआर पुलिस को लिखनी ही पड़ेगी। जैसे डकैती की सूचना एफआईआर अनिवार्य है, तो किन केसों में एफआईआर अनिवार्य है उससे संबंधित 154 में बताया गया है। धारा नंबर 156 पुलिस जांच, सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट,
तो आम भाषा में समझें कि पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के जांच कर सकती है। एफआईआर के बाद पुलिस खुद जांच शुरू करेगी। ठीक है, तो धारा नंबर 156 में इसी बारे में बताया गया है। धारा नंबर 160 गवाह को बुलाना, यानी सेक्शन नंबर 160 अटेंड ऑफ विटनेस। हिंदी में करें, गवाह को थाने में बुलाने की शक्ति। आसान भाषा में समझें, पुलिस गवाह से पूछताछ के लिए बुला सकती है, जैसे कि घटना देखने वाले व्यक्ति बयान के लिए बुलाया जा सकता है। तो इससे संबंधित आपको धारा नंबर 160 में गवाह को बुलाने से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त धारा नंबर 160 में होगी। धारा नंबर 161 यानी बयान, सेक्शन 161 एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस। पुलिस द्वारा बयान लेना। एग्जाम्पल, गवाह अपना बयान पुलिस को देता है, तो इसके बारे में 161 के बारे में बयान जो दिया गया है, लिखा गया है, उससे संबंधित आपको बताया जाएगा। बुलाने के लिए अलग धारा है, लिखवाने के लिए अलग धारा है। ठीक है। धारा नंबर 164 मजिस्ट्रेट के सामने बयान। सेक्शन 164 कॉन्फेशंस एंड स्टेटमेंट, यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान यानी कबूलनामा। आसान भाषा में समझे कि कोर्ट के सामने दिया गया बयान ज़्यादा मजबूत होता है। आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपराध कबूल करता है, यह इसके बारे में बताया गया है 164 में। धारा नंबर 167 रिमांड। सेक्शन 167 रिमांड, पुलिस यह न्यायिक हिरासत। आसान भाषा में समझें तो जांच पूरी ना होने तक कोर्ट हिरासत देता है। कोर्ट में ने 14 दिन के लिए किसी को जेल भेज दिया तो उसको हिरासत में हो गया। तो रिमांड के बारे में 167 में, धारा 167 में बताया गया है। धारा 173 में चार्जशीट, यानी सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। जांच पूरी होने पर चार्जशीट दायर करती जाती है। एग्जाम्पल, पुलिस कोर्ट में सबूत के साथ रिपोर्ट देते हैं, तो इससे बारे में चार्जशीट दायर जो होती है उससे संबंधित आपको बताया गया है 173 धारा में। धारा नंबर 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान, यानी सेक्शन 90 रिकॉग्नाइज ऑफ ऑफरेंस, यानी मजिस्ट्रेट केस लेना शुरू कर देता है, इसमें बताया गया है धारा नंबर 190 में। धारा नंबर 197 सरकारी कर्मचारी की अनुमति। सेक्शन 197 सेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी सरकारी कर्मचारी पर केस से पहले अनुमति। एग्जाम्पल, पुलिस अधिकारी पर केस, तो सरकार की मंजूरी है ज़रूरी। ठीक है, तो सरकारी अधिकारी पर केस करना है तो उसमें सरकार की मंजूरी होना ज़रूरी है। तो ये जो बात बताई गई है, ये बताई गई है धारा नंबर 197 में। धारा नंबर 320 में बताया गया है कि समझौता, यानी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफरेंस, यानी कुछ मामलों में समझौता संभव है। जैसे छोटी मारपीट के दौरान दोनों पक्ष अगर समझौता कर लेते हैं तो इस समझौते से संबंधित कोई भी मामला आता है तो उसमें धारा 320 मानी जाती है, इससे संबंधित इसमें जानकारी दी जाती है। धारा 357 में मुआवजे के बारे में है, कंपनसेशन। सेक्शन 357 यानी पीड़ित को मुआवजा, अगर आपको कोई पीड़ित है उसको कोई मुआवजा मिलना है तो उससे संबंधित 357 में बताया गया है। धारा 360 में के बारे में प्रोबेशन, यानी सेक्शन 360 प्रोबेशंस ऑफ गुड कंडक्ट, यानी पहली बार अगर कोई अपराध किया है तो उससे राहत मिल सकती है अगर वो ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है तो। अगली धारा है 482 हाई कोर्ट की शक्ति, यानी इनहेरिटेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट केस रद्द कर सकती है, वह उनके पास पावर है। तो हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, ये धारा नंबर 482 यानी 483 में बताया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी मतलब शक्तियाँ हैं वो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यह सारी इंपॉर्टेंट धाराएँ थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड मैं इसमें वीडियो डालता रहता हूँ, तो मेरे साथ जुड़कर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।